Now my dear friend, today we discuss a new topic, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई का अगर ये तार हो तो उसके किसी बिंदु पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो फिजिक्स में एक नया टॉपिक है और जिसके लिए आप आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां बाबा AIT चैनल को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 9936351437, इस पर आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझ में नहीं आता है, इससे अदर जो आपके बुक में दिया गया क्वेश्चंस होगा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगी, उस चीज़ के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका मैं आपको ओरल जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लाइक भी कर दें। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जो है L लंबाई का या अनंत विस्तार का एक तार ले लिया है, L लंबाई जिसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। हमें मालूम है कि गॉसियन जो पृष्ठ होता है ये काल्पनिक होता है, तो इसको हम ये कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ एक सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया गया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कह दिया गया कि यूज बाय गॉस थ्योरम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है तो एक समान आवेशित लंबे तार की बात किया गया है, अर्थात ये जो चार्ज इस पर है ये एक समान वितरित है, ये कंडीशन है जो कि गिवन है, दी गई है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी बिंदु मान लेते हैं यहाँ से r दूरी पर एक एट पॉइंट P है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है P है, एट पॉइंट P। ठीक है, P बिंदु पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि गॉस पृष्ठ के हिसाब से गॉस थ्योरम कहता क्या है, वो ये कहता है कि किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश वैद्युत फ्लक्स, कुल आवेश का वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है, Q/ε0 गुना होता है। अर्थात गॉस थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो हमारा फाई ई है वैद्युत फ्लक्स है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसा हमें मालूम है और ये हम जानते हैं। ठीक है, जो कि अगले इसके पहले जो वीडियो बनी है उसमें हमने पढ़ाया है। और जितनी वीडियो अब तक की 2-3 वीडियो इस लेसन 2 में, ये लेसन 2 है आपका, इसमें बनी हैं, उन सभी वीडियो को आप देखेंगे तो आगे की सारी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए और भी बेस्ट होगा इसको समझना, और जो बायो ग्रुप के हैं उनके लिए तो मैं स्पेशल ही इसको बताने की कोशिश करता हूँ जिससे वो आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, तो माना कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो आपका लैम्डा डिनोट होता है, जिसको मैंने इसके पहले के वीडियो में क्या है आपको बताया है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो ये जो लैम्डा हमारा, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू होता है जो टोटल चार्ज है और वो एकांक लंबाई पर क्या हो, फैला हुआ हो, तो उसमें उपस्थित जो आवेश होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात परिभाषा यहाँ से एक बार क्लियर कर लेंगे, हमेशा ऐसे दोहराते रहेंगे तो आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। देखिए, एकांक लंबाई में उपस्थित चार्ज आवेश की जो मात्रा होती है वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। अतः P बिंदु से गुजरने
वाला वैद्युत फ्लक्स, P बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट, फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर P बिंदु से भी गुजरेगा, ये एक इसका जो सरफेस होगा, और दूसरा जो इसका पृष्ठ होगा वो ये भी एक पृष्ठ होगा। यहाँ दो पृष्ठ बन जाएंगे, एक इस साइड का और एक इस साइड का। ये जो पृष्ठ होगा यहाँ पर भी फ्लक्स के कारण वर्कआउट होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपको मालूम है कि ये अगर इसका सरफेस है, पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ जो है वो इस तरीके से DA पॉइंट हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये DA हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, छोटा पॉइंट ले रहे हैं, बिंदु पॉइंट ले रहे हैं, तो DA एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब एक और बात जानते हैं कि अगर ये प्लस आवेश इस पर वितरित है तो हमारा वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक समान रूप से किधर की तरफ होगा, ई जो है आउटसाइड होगा। ये भी मैंने इसके पहले की वीडियो में क्लियर करके समझाया है। तो ये ई की डायरेक्शन इधर हो गई, DA की डायरेक्शन इधर हो गई। दोनों डायरेक्शन आप देख के बताइए किस में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अर्थात यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ बन रहा होगा। चलिए एक तो बिंदु ये हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी इस सरफेस पर भी फ्लक्स वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स कैसे वर्कआउट करेगा, अब ये बताओ, अगर कोई प्लेट इस तरीके से है, जैसे मेरा हाथ देख रहे हो इस तरीके से है, तो इसका जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ये मेरा फेस हो गया, ये तल हो गया पृष्ठ का, और ये मेरा जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ से इसका जो तल बनेगा वो हो जाएगा DA, इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है E, उसकी डायरेक्शन नो चेंज में होने वाली है, क्योंकि प्लस जो है बाहर की तरफ ही हमेशा करेगा। तो यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल टू आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री, वो आ जाएगा कितना आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फाई ई इज इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर अगर DA पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो D फाई कर लेते हैं, D फाई अर्थात डिफरेंशियल फॉर्म में छोटे पार्ट के लिए ले रहे हैं, इसलिए D फाई लिखा गया है, ठीक है। इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू DA, वेक्टर DA ये बन जाएगा आपका। और इसको हम लोग लिखते हैं, अगर इसके केवल परिमाण में लिख लेते हैं तो E इंटू DA, और ये हो जाता है cos 0 अंश हो जाता है। अब जानते हो cos 0 अंश में, cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 होता है 0 का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा D फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू DA, ये बन गया, ठीक है ना। अब एक और छोटी सी यहाँ पर बात है, यहाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब D फाई इज इक्वल टू E इंटू DA, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी और बात है कि अगर मैं इस दूसरे वाले पॉइंट को लेता हूँ तो वो क्या होगा, वो भी D फाई E इज इक्वल टू होगा E इंटू DA कॉस कितना होगा, 90 होगा। 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से D फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा 0, अर्थात ये जो पॉइंट है इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इससे कोई भी फ्लक्स यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बन गया हमारा। तो अब यहाँ पुनः समीकरण 1 से आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ समझ में आएगा ना, 90 का मतलब आप मान रख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा समीकरण 1 से, अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का लेना है, किसका, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड, तो करना होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रल कर देना होगा, अर्थात इंटीग्रल ऑफ D फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एरिया A E इंटू DA।
इस तरीके से करना होगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो बहुत आसान है। मैथ के जो स्टूडेंट हो तो ऑलराउंडर वैसे हैं, और जो बायो के हैं वो लोग समाकलन को उनको भी बताया गया है क्या फॉर्म होता है। अगर कोई छोटा पार्ट, जैसे ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, इस पेन का ये छोटा पार्ट है, फिर इतना ही करके ये छोटा पार्ट है, फिर इतना करके ये छोटा पार्ट है, ऐसे ऐसे 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका टोटल कितना, अरे पेन ही तो होगी, जितना डिवाइड हुआ है सभी को मिलाएंगे तो पेन ही बनेगी। अर्थात यहाँ पर डी फाई ई को ही तो डिफ्रेंशिएट किया गया था, तो ये ओवरऑल बनेगा कितना, टोटल बन जाएगा फाई ई ही बन जाएगा। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई में कोई परिवर्तन होना है नहीं, वहाँ परिवर्तन होता है जहाँ डिफ्रेंशिएट बनता है, तो यहाँ से ई को हम बाहर कर देंगे, इंटीग्रल लगाएंगे और ए इंटू यहाँ डी ए कर देंगे। यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो जान लो सब कुछ खत्म है, आराम से आप लगा चुके हो, इसको हल कर चुके हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और हम इंक्लूड कर देते हैं कि जो यहाँ पर बेलनाकार पृष्ठ है उसका जो इंटीग्रल ऑफ डी ए होगा वो जो है जानते हो कितना होगा, 2 पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल होगा। अब ये कहाँ से 2 पाई आर एल हो गया, यहाँ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ ऊंचाई मैंने h नहीं ली है, l ली है, तो l अगर मैं ऊंचाई ले लिया हूँ, सॉरी ऊंचाई ना कह के लंबाई कहें, अगर मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि l लंबाई लिया हूँ तो यहाँ क्या होगा, 2 पाई आर एच होता था तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वक्र पृष्ठ है, ये क्या है आपका, ये बेलन का लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है भाई। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही आसान है, अब चूंकि फाई ई इज इक्वल टू आपका क्या है, ई इन ब्रैकेट फॉर्म में 2 पाई आर एल हो गया, 2 पाई आर एल हो गया, कितना आसान हो गया है कि नहीं। अब ये जब इस तरीके से बन गया, अब यहाँ लगा देते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार। ठीक है ना, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार अगर हम करें तो होता क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप ध्यान से देखें तो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप आके देखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, तो थोड़ा सा यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे क्यू इज इक्वल टू वही होगा इसका मल्टीप्लाई, अर्थात यहाँ से हो जाएगा लैम्डा एल, होगा कि नहीं होगा, लैम्डा एल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इक्वेशन 4 जो आपका है ये आपका क्यू का यहाँ मान रखा जा सकता है, तो या करके यहाँ लिख सकते हैं, या फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। कोई डाउट है, नो डाउट आई थिंक। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण 1 2 3 अर्थात इस समीकरण से, तथा समीकरण ये आपका है चौथा, इसे भी हम चौथा ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि या करके लिखा गया है, बस जस्ट चेंज, समीकरण 4 से। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से, और इन दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो फाई इज इक्वल टू समथिंग दैट समथिंग। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका LHS भी LHS के बराबर होगा डियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इन ब्रैकेट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। नो डाउट, क्लियर। अब यहाँ से E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, L से L हो जाएगा कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E इज इक्वल टू निकालना है तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
यहाँ देखो 1/2 पाई r एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ऊपर आपका लैम्डा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज कर ले और उतना बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी लोग जानते हैं, तो बेसिक के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो या करके इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू अगेन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4 पाई हो जाएगा एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा 2, ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा, 2 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये आपका निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो E का जो एग्जैक्ट मान आया वो ये आ गया, किसी जो है रेखीय क्षण या तार के कारण, ये क्या है, रेखीय तार के कारण आवेशित रेखीय तार यहाँ क्यू चार्ज पर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये माना गया। इसका अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई अपान r, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर r, ठीक है ना, ये बनेगा। ये आपका निकल के आ गया मान, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो वैल्यू आई ये हो गई वेक्टर फॉर्म में। एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो मैंने यहाँ r था, इस r के स्थान पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है ना। तो जो भी मैथ के स्टूडेंट है वो ज़रूर बताए कि ये कैसे चेंज कर दिया गया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक ग्राफ भी बनता है, ठीक है। वो ग्राफ देखो कैसे बनता है, वो ग्राफ ऐसे बनता है, ये रहा आपका ग्राफ। ऐसे कैसे मैंने बना दिया, यहाँ कुछ भी, यहाँ चाहे r रखो, यहाँ चाहे e रखो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ r रख देते हैं, यहाँ e रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी भी साइड रख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। कैसे ये आया, कहाँ से निकल के आया, अरे देखो यहाँ पे E यहाँ है और R यहाँ है, अगर इसके मतलब R घटेगा तो क्या होगा, E बढ़ेगा, और E बढ़ेगा तो R घटेगा, समझ लो आप, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसे हैं, एंटी प्रोपोर्शनल में है, अर्थात यहाँ पूछा जाए तो E प्रोपोर्शनल 1/r है, ठीक है ना। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो अगली जो पॉइंट है इसकी वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्या करें, जहां बाबा IIT चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नए हैं वो लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे लाइव क्लास जल्द से जल्द अटेंड हो जाए। फिगर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 9936351437 पर कॉल कर सकते हैं। मैं अमरजीत आपके लिए बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।